वो तेज कदमों से चलती बस स्टॉप तक पहुंची तो धीमी धीमी बारिश शुरू हो गई थी। वर्षा ने अपने रजिस्टर को सर पर छज्जे की तरह उठा लिया ताकि कम से कम बाल गीले होने से बच जाए। मगर अचानक एक गाड़ी के सामने आकर रुक गई। वो सफेद जीप थी। गाड़ी का ड्राइवर पुलिस वाला था जिसने बड़ी हैरानी से उसकी हरकत पर उसे गौर किया था। मगर वर्षा ने अगली लंबे मुस्कुराते उसे रुकने का इशारा किया क्योंकि एक बच्ची को रोड पार कराने के चक्कर में गाड़ी आगे आ गई थी। वर्षा के एक हाथ में छोटी बच्ची का हाथ था, दूसरे हाथ में उस बच्ची का बैग पकड़ा था और हवा के जोर से उड़ने वाली उसकी रेशमी जुल्फें चेहरे का तवाफ करती उसे तंग कर रही थी। जीप ड्राइवर उस हसीना के हुस्न से खींचता हुआ गाड़ी से बाहर निकल आया और उसे मुस्तकिल तकने लगा। यहाँ तक कि उसने बच्ची को स्कूल वैन में बिठाया और खुद भी बस में सवार होकर जा चुकी थी। लेकिन वो पुलिस वाला किसी ख्याल में खो गया था, जैसे उसे देखकर दंग रह गया। उसे वो कुछ शनासा से लगी। उसे लगा कि ख्वाबों की मलका यहाँ कैसे आंदम की। पीछे खड़ी गाड़ी ने हॉर्न दिया तो वो चौंका और वापस आकर गाड़ी में बैठ गया। पूरा दिन उस लड़की ने के ख्याल ने उसे महसूर कर दिया था। वो दिल ही दिल में दुआ गो था कि काश काश कुदरत उसे दूसरी बार उस लड़की से मिला दे तो उसे हाथ से पकड़कर अपनी तरफ मुतवजा करेगा। कामरान के हवासों पर वो पूरी तरह से सवार हो चुकी थी। एक इत्तेफाक था ये उसकी दिल से मांगी दुआ का असर कि जब वो शाम ढलने घर लौट रहा था तो वो लड़की उस वक्त भी बस स्टॉप पर खड़ी बस उसका इंतजार कर रही थी। बल्कि एक बूढ़ी औरत के हाथ से सब्जी का थैला गिर गया। सारी सब्जी और फ्रूट रोड पर बिखर चुके थे। वर्षा दौड़ती हुई आई और रोड पर फैले सब्जी और फ्रूट समेटने लगी। कामरान ने इसे देखकर अचानक गाड़ी रोकी और बाहर निकल आया। वर्षा के हाथ से एक सेब गिरकर फिसला। कामरान के सामने आकर वो रुका। उससे करीब आकर वो सेब उठाया और वर्षा के सामने ऐसे पेश किया जैसे कोई फूल हो। शुक्रिया। वर्षा ने सेब लेकर मुस्कुराते हुए कहा, एकदम मुड़कर वापस जाने पर उसके बाल कामरान के चेहरे पर लगे। क्या इससे और कोई काम नहीं? कामरान ने जेरे लपका। अब वो उस बूढ़ी औरत के साथ हंस बोल रही थी। उस बूढ़ी औरत ने जाते हुए एक सेब निकालकर वर्षा को दिया। वर्षा ने उसे एक अनमोल तोहफा समझकर ले लिया और साथ ही शुक्रिया अदा किया। मगर कामरान ये सोचता रहा कि किस तरह से उसे जाकर कहे कि उसकी वो आसान खुदा करके यहाँ से दूर नहीं जा सकती थी। अस्सलाम वालेकुम। मैं घर आ गई। वर्षा ने अंदर आते हुए कहा, चलो अच्छा है तुम आ गई। ये अम्मी ने गाजर का हलवा बनाया, जाकर तायबू के घर दे आओ प्लीज। निदा ने आते ही मिन्नत भरे लहजे में कहा, क्यों तुम खुद नहीं जा सकती क्या देने? वर्षा ने हैरत से पूछा। वो दरअसल मुझे किसी को कॉल करनी है। वो बहाना बनाकर कमरे में चली गई। निदा जब भी उनके घर जाती तो खूब तैयार होकर फिर ताया के घर जाती थी। जैसे थी तो खूब तैयार होकर वो फिर ताया के घर जाती थी जैसे किसी डेट पर जा रही हो। इस वक्त वो बालों में तेल लगाए खड़ी थी। इसने वर्षा को भेज दिया। वर्षा ने अपने हाथ में पकड़े हलवे के डूंगे को घूरा, लेकिन मजबूरन बैग वही मेज पर रखकर बाहर निकल गई। 2 घर दूर अदनान साहब का घर था, जिनकी बीवी 15 साल पहले कैंसर जैसी बीमारी से लड़ते लड़ते आखिरकार जिंदगी से दूर बाकी रहने वाले जहां में जा बसी थी। अदनान साहब खुद एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे। अपने इकलौते बेटे कामरान की पैदाइश खुद अकेले माँ और बाप बनकर की थी। आप यहाँ पर आ गई? वर्षा ने जैसे ही डोर बेल बजाई, पीछे से एक दिलकश मर्दाना आवाज पर वो फौरन पीछे हटी तो कामरान से टकरा गई। सॉरी, मैं डर गई थी। वर्षा ने बेसाख्ता कहा, अरे आप तो वही पुलिस वाले हैं जो रोड पर खड़े पहरा दे रहे थे। वर्षा ने मजाक उड़ाते हुए उसके तारुफ किया तो बेसाख्ता हंस दिया। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो शरारत से बोली तो कामरान कुछ कहने ही वाला था कि वो फिर बोल पड़ी कि ये आप मेरा पीछा तो नहीं कर रहे? वैसे पुलिस वाले होते तो ऐसे ही है। कैसे? वो कमर पर हाथ रखकर बोली तो कामरान ने तुर्की बुदक के पूछा, मगर किसी ने अंदर से गेट खोलकर उन दोनों को मुतवजा किया। अस्सलाम वालेकुम। कामरान ने अंदर जाते सलाम किया तो अदनान साहब ने वर्षा को देखकर एकदम कहा, आ गई मेरी बेटी? उनकी बात पर कामरान ने हैरान हुआ, जबकि वो वर्षा मजे से बोली, बड़े मामू आपकी प्यारी सी भांजी आपके लिए गाजर का हलवा लाई है। उसने जिस अंदाज में कहा, कामरान सुनते ही चौंक गया। वर्षा? नईमा पप्पू की बेटी? वो तजस्सुस से बोला, जी वही तो है, आपकी इकलौती पप्पू, जिसकी मैं इकलौती बेटी हूँ। वो मुस्कुराते हुए फखर से बोली तो अदनान साहब ने यकदम उसके सर पर हाथ फिरकर उसे अपने करीब किया। अरे वाह,
तुम पिछली बार तो इतनी खूबसूरत नहीं थी जितनी अब हो गई हो। वो बेसाख्ता पूछने लगे क्योंकि उनके जहन में सालों पुरानी सांवली सी वर्षा लहरा रही थी। बस ये मेरी नई करीम का कमाल है जिसने मुझे जादुई हुस्न बख्शा है। उसने मजाक किया तो वो भी हाजिर जवाब कमाल थी। वर्षा के जवाब देने पर उन्होंने एक जोरदार कहका लगाया। कामरान, तुमने पहचान ही लिया, ये तुम्हारी फूफो की बेटी है। तेरे यहाँ आए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन तुम सुबह के ये रात को आए हो इसलिए तुम्हारा इन लोगों से मिलना नहीं हुआ। भाई साहब के फोत होने के बाद नईमा और वर्षा लाहौर छोड़कर कराची आ गए और वर्षा यहीं का कॉलेज में पढ़ती है। कामरान को हैरत से देखता पाकर अदनान साहब ने तफसील से सारी बात बताई। तो खुशगवार हैरत से उसे देखने लगा। वो जो सुबह से अपनी अपनी सी लग रही थी अब तो बिल्कुल ही अपनी दस्तरस में महसूस होने लगी। उसे बहुत खुशी हुई कि वर्षा उसकी कजन है। देखे, ममानी ने गाजर का हलवा बनाया था, वही ले आई। वाह भाई, आज तो मीठा पार्टी होगी। वो हमेशा से खुश मिजाज थे, मगर फारिस और निदा की उनके साथ कम ही गलती थी। तो इस मजबूरन हंस बोल लेते थे। बेटा कामी, जल्दी से मेहमान के लिए चाय बनाओ जरा। उन्होंने अपने बेटे को आवाज देते हुए कहा। वाह, ये तो कमाल नजारा हो गया जब एक पुलिस वाला एक आम शहरी के लिए चाय बनाएगा। हाँ, और ये नजारा मैं रोज देखता हूँ। वो राजदारी से बोली तो अदनान साहब ने भी जवाबन सरगोशी की। फिर तो आप माफिया के डॉन लगते होंगे, क्योंकि वही तो पुलिस वालों से इस तरह काम करवाते हैं। वर्षा की बात पर कामरान भी किचन में खड़ा बे इख्तियार मुस्कुरा दिया। वो खुश था कि वर्षा उसकी अपनी है जिसे वो अपने आस पास देख पाएगा। कुछ देर बातें करने के बाद अदनान साहब नमाज के लिए बाहर निकल गए। वर्षा भी चाय के कप किचन में रखने के बाद वापस जा रही थी कि कामरान ने उसे मुखातिब किया। तुम जा रही हो? हाँ, नमाज का वक्त हो रहा है ना। वो उसकी तरफ मुड़कर बोली। उसकी हर अदा कामरान के दिल पर जादुई असर कर रही थी। चलो, फिर आती रहना, बाबा तुम्हारे आने से बहुत ज्यादा खुश हुए। अब वो एक आम से ट्राउजर और टी शर्ट में मलबूस खड़ा था, मगर इस सादगी में भी उस शख्स की शख्सियत में शामिल दिलकशी और वक़ार नुमाया था। उसके अंदाज़ो-त्वार में एक ठहराव था, जिसे हुजूम में भी सबसे मुख्तलिफ दिखाता था। क्यों? आप दोनों में कोई नाराज़गी है क्या? वो इसकी बात पर हैरान हुआ। बात ऐसे कर रहा है जैसे आप दोनों में बातचीत या फिर मिलना-जुलना बिल्कुल ही नहीं है। वो उसके लहजे और अंदाज पर ज़हरीला मुस्कुराया, मगर दोनों बाजू सीने पर बांधे बज़ाहिर संजीदगी से उसे देखा। चले, मैं चलती हूँ, कल आ जाऊँगी। वो तेज़ कदमों से चलती गेट अबूर कर गई। अब उसे सख्त भूख लगी थी और गिर जाती ही वो खाना खाना चाहती थी। नईमा फंसी कुछ दिन पहले अपनी इकलौती बेटी वर्षा के साथ भाइयों के घर रुकने आई थी, जो कराची शहर में मुकीम थे। बड़ा भाई इत्नान इकलौते बेटे के साथ रहता था, जबकि छोटा भाई रिजवान अब हयात नहीं था। लेकिन उसकी बीवी मदीहा और उसके दो बच्चे फारिस और निदा यही अपने ताया के करीबी रहते थे। फारिस पिछले चंद सालों में अपना कारोबार शुरू कर चुका था, जबकि निदा भी ग्रेजुएशन कर रही थी। नईमा बेगम हमेशा से निदा और मदीहा भाभी के यहाँ रुकती थी, क्योंकि निदा और वर्षा की आपस में बचपन से दोस्ती थी। वर्षा एक खुश मिजाज और हंसमुख लड़की थी। वो हर अपने पराये के साथ खुश उसलूबी से पेश आती, जिसकी वजह से बहुत जल्द सबको पसंद आ जाती थी। उसकी धोतिया रंगत, बड़ी बड़ी अकाबी आंखें सबको अपना गिरवेदा बना लेती थी। यही वजह थी कि कामरान ने एक नजर देखकर उसे अपनी जिंदगी का साथी बनाने का पक्का इरादा कर लिया था। जबकि उसके बरअक्स निदा बज़ाहिर एक शर्मीली और कमगो लड़की थी। हालांकि वो कामरान के सामने हमेशा बन ठन के आती और हर बात में उसे शामिल करने के लिए बेताब रहती थी। वर्षा बेटा, फारिस और निदा को पकोड़े बहुत पसंद है। ऐसा करो, चाय के साथ पकोड़े बना दो। मदीहा रिजवान ने बेहद मीठे लहजे में फरमाइश की, तो वर्षा मना नहीं कर सकी। वैसे भी वो झटपट काम करने की आदी थी और उसे गर्म का काम आता था। बुरा तो नहीं लगा तुम्हें? अचानक उन्होंने साथ बैठी नीता नन से पूछा। अरे नहीं भाभी, क्यों बुरा लगेगा? इसका अपना घर है, वैसे भी इतना सुस्ता काम है। वर्षा तो से पहले नईमा बेगम ने जवाब दिया, तो वर्षा बेबसी से मुस्कुराई और माँ की बात का मान रखते किचन में चली गई। अस्सलाम वालेकुम। कामरान ने अचानक आकर उन दोनों को सलाम किया, जो टीवी लाउंज पे बैठी थी। अरे कामी बेटा, तुम आ गए। मदीहा बेगम कामरान को देखकर पुरजोश अंदाज में बोली। जी मैं ठीक हूँ चाची, आप कैसे हैं? और पप्पू आप बताएं, सब खैरियत है? वो हमेशा की तरह बेहद मौतबाना अंदाज में बोला। आज यहाँ का रास्ता कैसे भूले इतने दिनों बाद? मदीहा बेगम ने उसके सर पर हाथ फेर कर कहा।
जी आप लोगों को मिठाई खिलाने आया था, मेरा प्रमोशन हो गया ना। उसने मिठाई सामने रखते हुए बताया। माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशी की खबर है। पप्पू ने उसे प्यार किया और साथ ही दुआएं दी। बेटा निदा, यहाँ आओ, काम ही आया, जल्दी से उसके लिए चाय बना और साथ में कुछ खाने को भी लाना। उन्होंने हमेशा की तरह अपनी बेटी को पेश पेश किया। निदा भी किसी जिन की तरह फौरन ही हाजिर हो गई और पूरी तरह से टिप टॉप दिख रही थी। ये ले, पहले आप खाएं। निदा ने मिठाई का डिब्बा खोल के गुलाब जामुन पप्पू के मुंह की तरफ बढ़ाकर कहा। तो उन्होंने थोड़ा सा खाया। पहले कामी को खिलाओ। मदीहा बेगम ने कामी की तरफ इशारा किया तो निदा ने खुद अपने हाथों से उसके मुंह में गुलाब जामुन डाल दिया। लगता है घर में पकोड़े पकड़े हैं। कामी ने खुशबू को सूंघकर अंदाजा लगाया। हाँ, मैं ले आती हूँ, बस अभी बनाए हैं। इससे पहले कि कोई बताए कि पकोड़े वर्षा बना रही है, निदा ने फौरन कहा और किचन की तरफ चली गई, जबकि फुप्पो उसकी इजलत पर कुछ हैरान हुई। वर्षा भी सारी गुफ्तगू किचन में सुन रही थी। अच्छा, तो ये खुशबू की झनकार आपने पिला रखी है? कामरान उठकर निदा के पीछे आ गया। निदा को अंदाजा नहीं था कि वो किचन में आ जाएगा। कामरान किचन के दरवाजे पर खड़ा होकर बोला तो वर्षा ने मुड़कर उसे देखा। अरे आप आप तो पक्के पुलिस वाले निकले, जो चीजों की महक के पीछे असल मुकाम तक पहुंच जाते हैं। वर्षा की बात पर वो हंसा। करीब आकर गरम गरम पकौड़ों से एक छोटी सी प्लेट पड़ ली और एक कुर्सी पर बैठकर खाने लगा। निदा का मूड ऑफ हो गया था। वो चाय भी नहीं बना पा रही थी। निदा, चटनी देना प्लीज। कामरान ने वर्षा के करीब काउंटर पर चटनी देकर इशारा किया। उसे मजबूरन चटनी उठाकर दी, मगर वर्षा पर मरकूज उसकी नजरों को जांच कर निदा ने बेख्तियार चीख मारी थी। क्या हुआ? कामे एकदम करीब आकर बोला। साथ खड़ी वर्षा भी उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। हाथ जल गया मेरा। वो दर्द और जलन की तकलीफ से कराही थी। कप में चाय डालते उसके हाथ से चाय का कंटेनर उलट गया था। मैं मरहम ले आती हूँ। वर्षा एकदम फ्रिज की तरफ दौड़ी और ठंडी ठार बरनाल ले आई। वो लगाने ही लगी थी कि निदा ने हाथ खींच लिया। नहीं, मेरा हाथ जल रहा है। ये मरहम लगाएगी तो कुछ देर में ही ठीक हो जाएगा। वर्षा ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेते ही कहा, मगर निदा ने हाथ झटक दिया। बाहर से मदीहा और पुप्पो भी आ गई थी। क्या हुआ मेरी बच्ची को? क्यों रो रही हो? निदा की माँ ने परेशानी से पूछा। चची, इसका हाथ जल गया है, कामरान ने कहा। बेटा कामी, तुम भी इसके हाथ पर मरहम लगाओ, शायद तुमसे लगवा ले। मदीहा बेगम ने बेटी का हाथ कामी के हाथ में देते हुए कहा। तू हैरान हो गया। क्या? मैं? हाँ, क्यों? तुम कौन सा गैर हो? जी जरूर, उसने मुरव्वतन कहा और मजबूरन मरहम लगाना पड़ा, जबकि वर्षा और पप्पो शर्मिंदा हो गई, जबकि निदा के हाथ जलाने में उनका हाथ हो। कामरान ने भी नोट्स लिया, मगर वो क्या कह सकता था। तुम यूनिवर्सिटी जा रही हो? आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वर्षा गेट से बाहर निकल ही रही थी कि कामरान ने गाड़ी रोककर कहा। अरे आप सुबह ही सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने बालों को कान के पीछे करते हुए कहा और उसकी विंडो पर झुकते हुए इतना करीब से देखकर कामरान का दिल मचल गया, मगर खुद पर काबू पाकर ठोक निकला और मुस्कुराते बोला। चच्ची ने बुलाया था, उन्हें कुछ शायद बात करनी थी। उसे जैसे बहाना पेश किया। मुझे भी कॉलेज छोड़ दे। निदा बेझिझक गाड़ी में फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई। हाँ, क्यों नहीं? कामरान ने मस्तूरी कान मुस्कान के साथ कहा। तुम भी आओ ना। कामरान ने वर्षा से इसरार किया तो वो बेबस हो गई और पिछली सीट पर आकर बैठ गई। उन दोनों को साथ देखकर निदा का मूड खराब हो गया था, मगर वो बज़ाहिर कुछ नहीं कर सकती थी। निदा ने घर आते ही ये बात माँ को बताई और मदीहा बेगम ने फारिस के कान में बात डाल दी कि बहुत जल्द कामरान से अपनी बहन के रिश्ते की बात करें। बस अब तुम भी शादी कर लो। फारिस ने उसके चेहरे को बगौर देखते हुए कहा था। कामरान किसी सोच में मुब्तला अपने मोबाइल को देख रहा था। हाँ, तुम्हें कैसे पता कि मैं भी यही चाहता हूँ? वो मुस्कुरा कर बोला तो कामरान के चेहरे पर खुशगवार तासुर नमाया हुआ। वो बहुत खुश नजर आ रहा था। अच्छा, क्या तुमने लड़की पसंद कर ली? फारिस ने जानबूझकर सवाल किया। हाँ, मैं वर्षा को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। आज आकर बाबा से बात करूंगा ताकि वो फूफू से बात करें। तुम बात को संभाल लेना, ओके प्लीज। कामरान ने फेवर मांगी, मगर फारिस के तन बदन में आग लग गई, जिसे छुपाते हुआ मुश्किल वो मुस्कुराया था। हाँ हाँ, क्यों नहीं? वैसे क्या वो भी तुम्हें पसंद करती है? मुझे लगता तो है, लेकिन लड़कियों के दिल बड़े गहरे होते हैं।
किसी बात का पता नहीं चलने देती, वो भी शायद बहुत गहरी है, इसे ज़ाहिर नहीं करती। कामना ने किसी ख्याल में डूब कर कहा, मगर फारिस को ये बात अंदर ही अंदर चुके कि वो कामरान को पसंद करती है। खैर, पहले मैं फूफो से बात करता हूँ, फिर तायाबू से बात करना। फारिस ने दोस्ताना अंदाज में कहा तो वो भी मुतमईन हो गया। मगर अगले रोज फारिस की साजिश पर वो दंग रह गया था। वदिया बेगम ने वर्षा का हाथ मांगा तो नईमा बेगम खुश हो गई थी। उन्हें इस रिश्ते पर कोई इतराज नहीं था। बेटा, फारिस में क्या बुराई है? अपना बिजनेस है, घर बार है। निदा की शादी के बाद सब कुछ तुम्हारा होगा। माँ की बात पर वो हैरान रह गई। लेकिन आप मुझसे पूछे बगैर ये कैसे हावी बढ़ सकते हैं? उदास हो गई थी, मगर उससे ज्यादा कुछ भी नहीं कह पाई थी। बेटा, मदीहा भाभी ने मिन्नत की थी और कहने लगी कि सब घर वाले तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। और फारिस ने कहा कि अगर उसकी तुम्हारे साथ शादी नहीं हुई तो वो कभी शादी ही नहीं करेगा। और ये भी बताया कि निदा और कामरान का रिश्ता भी कर रहे हैं, तो क्यों ना तुम दोनों बहन भाई की एक साथ शादी करके अपना फर्ज से सुपरोश हो जाए। सब बच्चों के ख्वाहिश निपट जाएंगे ना। वो माँ को मुतमईन देखकर चुप हो गई थी। आखिर कोई इनकार भी कैसे कर सकती थी? वो जानती थी कि इनकार के बाद माँ अपने भाइयों के पास कभी नहीं रह पाएगी, और रिश्ते अगर कमजोर पड़ जाए तो इंसान अकेला रह जाता है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से नईमा फंसी अकेली हो जाए, इसलिए उसे रिश्ता सिर्फ कबूल नहीं किया बल्कि खुशी से कबूल किया था। मगर कामरान अपने बाप के मुंह से निदा के रिश्ते की बात सुनकर हैरान रह गया था। वो सोच भी नहीं सकता था कि फारिस इसी वजह से उसके दिल की बात जानने में दिलचस्पी रख रहा था। अपने भाई की हाँ को हाँ बोल चुका था, और निदा में क्या खराबी है? इतनी प्यारी लड़की है। अदनान साहब उसके इनकार इनकार पर बेबस हुए। मैं वर्षा को पसंद करता हूँ, कामरान ने बेबसी से कहा। लेकिन वो अपने रिश्ते से खुश है, तो तुम उसका नाम मत दो। ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो अपना रिश्ता तोड़कर तुमसे शादी करेगी? वो कामरान की बात काटते हुए बोले तो कामरान भी बेबस हो गया, और उसने भी निदा के लिए हाँ कर दी। दूसरी तरफ रिश्ता तय हो चुका था और शादी की तारीख तय हो चुकी थी। मगर फारिस की नजरें वर्षा पर थी, क्योंकि वो अनजाने में अब भी कामरान की खातिर दरवाजा करती और घर आते ही चाय पानी का पूछती थी। उस दिन कामरान मदीहा बेगम के कहने पर निदा को शॉपिंग के लिए ले जाने आया था, तो वर्षा ने एकदम आकर सलाम किया और मामू की खैरियत पूछने की बात बोली। आप चाय पियेंगे? मैं चाय बना लेती हूँ। वैसे भी अब आप मेरे बहनोई हैं, तो मेहमान नवाजी तो बनती है ना। वो हंसकर बोली। फारिस पीछे खड़ा उसकी बात सुनकर आग बगोला हो गया, मगर कामरान ने मुस्कुराते हुए ऑफर मुस्तरद कर दी और निदा को लेकर बाहर निकल गया। मुझसे तो आकर कभी इस तरह चाय वाय नहीं पूछी। उसकी बड़ी तवाज़ा करती हो। वो किचन में खड़ी केबल ठीक कर रही थी जब फारिस ने उसके करीब आकर पीछे से कहा। वो बौखलाकर मुड़ी तो मजीद करीब आया। वर्षा ने नजरें झुकाकर पीछे काउंटर पर हाथ रखे तो फारिस भी दोनों हाथ उस पर रखकर वर्षा की जानिब झुका। कुछ कह रहा हूं मैं? ऐसा कुछ नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपके लिए चाय बना दूं? वर्षा ने बमुश्किल बात की। उसे लगा फारिस जेलिस हो रहा है, इसलिए फौरन चाय की ऑफर की। फारिस ने करीब होकर उसे घूरा तो वो घबरा गई। चाय बनाकर ले आओ, वो रूखे लहजे में कहकर चला गया। तो वर्षा ने गहरी सांसी, जैसे उसकी सांसें अभी बहाल हुई थी। इन चारों की इकट्ठे शादी हुई थी। निदा और कामरान शादी के बाद हनीमून के लिए घूमने चले गए। कामरान की पूरी कोशिश थी कि वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाए और रिश्तों का तकद्दुस पामाल ना हो। लेकिन फारिस के दिल में शक गहरा हो चुका था, जिसके तहत वो शक के घने दरख्त को मुस्तकिल संभाले हुए था। इसलिए वर्षा की हर बात पर उसे कामरान ही याद रहता, और उसे लगता था कि वर्षा दिल ही दिल में कामरान को याद करती है। नईमा बेगम बेटी की शादी करवाकर अपनी बहन के पास चली गई थी, जबकि वर्षा के लिए जिंदगी मुश्किल बनती जा रही थी। क्या तुम मुझसे शादी करके खुश नहीं हो? वो काम से फारिग होकर कमरे में आई तो फारिस ने एकदम पूछा था। वर्षा इस अचानक सवाल पर परेशान हो गई। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैं आपके साथ खुश ना होती तो इस वक्त घर के काम खुशी खुशी क्यों करती? उसने नॉर्मल लहजे में कहा। मगर फारिस को बेसाख्ता गुस्सा आया। काम करने में मसरूफ हो जाती हो, यही तो बात है। जब मैं घर में आता हूँ तो तुम काम में लग जाती हो, और अब ये जता रही हो कि मेरे घर को मेरी माँ नहीं बल्कि तुम संभालती हो। वो उसकी कलाई को पकड़कर
अपनी तरफ खींच कर बोला, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। मैं बस ये कह रही थी कि वर्षा ने घबरा कर अपनी सफाई देना चाही। तुम क्या कह रही थी? मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मगर आइंदा अगर काम की बात मेरे सामने की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फारिस ने बात काट कर कहा था। वो सहम गई और मोबाइल रिंग की आवाज सुनकर उठने ही लगी थी कि फारिस ने उसका हाथ पकड़कर वापस खींचा। कहाँ जा रही हो? किसका फोन आने वाला था जो यूं अपने शौहर को छोड़कर भाग रही हो? उसे गुस्से से वर्षा को बेड पर धकेला और किसी जानवर की तरह उसे मारने लगा। अपने कमरे में बैठी मदीहा बेगम वर्षा के रोने चिल्लाने की आवाजें सुन रही थी, लेकिन वो वर्षा को छुड़ाने नहीं गई, क्योंकि दर्द सिर्फ अपनी बेटी का होता है, दूसरों की बेटी का नहीं। वर्षा शादी के 2-3 महीने में ही उसकी जहालत और उसकी मारपीट से बेजार हो चुकी थी, मगर वो अपने घर को बचाकर उसे एहसास दिलाना चाहती थी कि वो अपने घर और शौहर के साथ सच्ची है। वर्षा को यकीन था कि फारिस एक दिन उसका एहसास करने लगेगा। वे शादी को भी कुछ महीने ही बीते थे। उसे यकीन था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, मगर वो ये नहीं जानती थी कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी मजीद मुश्किल हो जाएगी। कमरे में मुस्तकिल वर्षा का फोन बज रहा था। फारिस ने आकर देखा तो कामरान के नंबर से फोन आ रहा था। उसने कॉल करके वर्षा को चीखते हुए पुकारा। वो तकरीबन भागती हुई आई, मगर फारिस ने आते उसे जोरदार थप्पड़ रसीद किया। वो खुद को संभाल न सकी। ये कमीना तुम्हें फोन क्यों कर रहा है? अब तक उसके साथ रंगलनियां बनाती हो क्या? मेरा बहनोई है, मेरी बहन का घर खराब करना चाहती हो? उसे मारते पीटते बोल रहा था। ऐसा कुछ नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। वर्षा ने रोते हुए कहा। वो तो फारिस को के इस घटिया इल्जाम पर दंग ही रह गई थी। तो क्यों फोन कर रहा था? क्या मकसद था उसका? फारिस ने खुद से वर्षा का बाजू दबोचते हुए पूछा। तो आप बात करके पूछ लेते ना। वर्षा चिढ़कर बोली। वो भी फारिस के शक से तंग आ गई थी। मुझसे जुबान लड़ाती है, बेशर्म औरत। उसकी बात काटते हुए उसके बालों को पकड़कर चीख रहा था। जब मदीहा बेगम आकर बोलने लगी, क्या हुआ? तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? अब क्या गिला गिल खिला दिया है इस बच्चा ने? वो अपनी बेटी को जुल्म करते देख बहू को कसूरवार ठहरा रही थी। ममानी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। वर्षा ने अपने बाल छुड़ाते अपनी सफाई दी, जिसकी इन माँ बेटे के नजदीक कोई अहमियत नहीं थी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। उसके मुंह पर एक और चांटा मारकर बोला। तो मदीहा बेगम ने उसे छुड़ाया। बस करो, मर जाएगी वो। वही डर था कि अगर वो मर गई तो सबको क्या जवाब देंगी, कि अगर मजूर हो गई तो काम कौन करेगा, क्योंकि फारिस उसे यूं ही मारता पीटता है। तो मुतमईन हो गई थी। उनके नजदीक वर्षा मुजरिम थी, जिसने उनकी बेटी की जगह लेनी चाहिए थी। अब वो सारे मुलाजमिन को निकालकर सारा काम वर्षा से करवाती, साथ ही अपने बेटे को उसके खिलाफ छोटी मोटी कहानियां गढ़कर उसे वड़गलाती रहती थी, जिसकी वजह से फारिस को वर्षा और कामरान के चक्कर का यकीन हो चुका था। अपनी तरफ से वो अपनी बहन का घर बचा रहा था, इसलिए खुद को दुनिया का बेहतरीन इंसान समझता था, जो अपनी बहन की खुशी के लिए बीवी की बेवफाई बर्दाश्त कर रहा था। वो भी हैरान थी कि कामरान ने उसे क्यों कॉल की थी, मगर पूछने की हिम्मत नहीं जटा पाई। लेकिन अगले दिन अदनान मामू ने कॉल की। बेटा, मैंने कामी के नंबर से कॉल की थी, मगर तुमने नहीं उठाई। दरअसल कल निदा को उसकी दोस्त की शादी में ले जा रहा था, तो मैंने सोचा तुम्हें खाने के लिए कह दूं। बाहर के खाने से तबीयत खराब हो जाती है ना। वर्षा की आंखों में बेख्तियार आंसू आंसू आ गए कि उसके किरदार पर आए दिन कीचड़ उछाला जाता था, मगर वो ये बात किसी से नहीं कह सकती थी। उसके वालिद फोत हो चुके थे। अब उसके लिए पास सिर्फ उसकी माँ थी, जिसकी शादी करके बहुत मुतमईन थी। और वर्षा अपनी वजह से उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। सॉरी मामू, मैं इस वक्त सो रही थी, आपकी कॉल रात देर से देखी। उसे बहाना बनाया। वो ये भी नहीं कह सकती थी कि कामरान के नंबर से कॉल नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो अपना भरम नहीं तोड़ना चाहती थी। आप फिक्र ना करें, मैं आपके लिए खाना बना दिया करूंगी। आपको जब भी जरूरत हो मुझे बता देना। वो नम आंखों को पूछती हुई मोहब्बत से बोली थी। जीती रहो बेटी, हमेशा खुश रहो। वो दुआएं देते रहे, मगर वो भी साफ नहीं बता पाए कि निदा उनके काम से बेजार है, इसलिए उन्हें खाना अक्सर बाहर से ही खाना पड़ता है। वो अपने बेटे के घर को खराब नहीं करना चाहते थे, इसलिए कामी को कुछ नहीं बता सकते थे। देखो ना बेटा, कब से गई हुई है,
अभी तक नहीं लौटी। फारिस घर पहुंचा तो वर्षा नहीं थी। उसे देखते ही मदीहा बेगम ने बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया था। क्यों? कहाँ गई है? उसे इधर उधर देखकर पूछा। हाँ, वो बस ये पड़ोस में गई है, वो बौखलाते हुए बोली, ताकि फारिस उनकी मजलूमियत से भड़क उठे। और ऐसा ही हुआ। आज मैं देखता हूँ वो किसके साथ रंगरलियां बना रही है। आज तुम्हें से रंगे हाथों पकड़ूंगा। वो गुस्से से उठकर बाहर निकल गया। उसे यकीन था कि वो कामरान से मिलने गई होगी, इसलिए सीधा उसके घर पहुंचा। दरवाजे पर ही वो मिल गई। मुझे पता था तुम यही होगी। वो वर्षा को देखकर गुस्से से बोला, अरे फारिस बेटा, कैसे हो तुम? अदनान साहब ने बात काटते हुए बाहर आकर कहा। वो इन्हें देखकर चुप हो गया था। दरअसल मैंने ही इसे खाना लाने को कहा था। निदा घर पर नहीं थी ना। उन्होंने वजाहत दी। तो कामरान कहाँ है? फारिस ने बेसाख्ता पूछा। हाँ, वो भी उसी को लेकर गया हुआ ना, बाहर डिनर करने गया ना। फारिस को यकीन था कि तायाजान उसकी गलती को छुपा रहे हैं, मगर वो मजबूरन खामोश हो गया था। तुम अंदर आओ। उन्होंने दोनों को खामोश देखकर बात बदली। नहीं, मैं इसे लेने ही आया था। अम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, सोचा इसे अकेला छोड़कर ये कैसे इत्मीनान से चली गई थी। फारिस ने तलख लहजे में कहा। तो वर्षा जल्दी जल्दी वहां से घर चली गई। आपको अपने बेटे पर नजर रखनी चाहिए। मेरी बहन का शौहर ना होता तो कब का कत्ल हो चुका होता। वो बगैर किसी लिहाज के गुस्से से बोला। क्या बदतमीजी है ये? मैं तुम्हारा ताया हूँ, किस लहजे में बात कर रहे हो? को भी हैरान होकर तलख लहजे में बोली। मेरी बीवी उसके साथ छुप छुप कर मिलती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने किस तरह की घटिया औरत से शादी की, जो शादी के बाद भी किसी मर्द को नहीं छोड़ती। फारिस ने अपने अंदर का जहर उनके सामने भी उगल दिया। वो तो फारिस की बात पर शिशर ही रह गए थे। फारिस, जुबान संभाल कर बात करो। अदनान सर ने इंतहाई सख्त लहजे में फारिस से कहा। चिल्लाए मत, मैं सच कह रहा हूँ। अगर वो मेरा बहनोई ना होता तो मैं इसे कब का जान से मार चुका होता। वो इंतहाई बदतमीजी से बात कर रहा था। और एक लफ्ज भी अगर आगे तुम बोले तो तुम्हारी जान ले लूंगा। एक मासूम लड़की पर इस कदर घटिया इल्जाम तराशी करते तुम्हें खुदा का खौफ नहीं आता? तुम उस नेक बच्ची के लायक ही नहीं थे। वो गुस्से और दुख के मिले जुले तासुरात के साथ बात कह रहे थे, मगर बात करते वो कांपने लगे। वो अपने दिल पर दर्द महसूस कर रहे थे। अरे अरे, रहने दे। आप तो खुद कमाल के गैरतमंद है। भांजी की मुलाकातें बेटे से करवाती हैं। देखी है मैंने आपकी गैरत, जब उसकी आधी रात फोन करने पर अपना नाम दिया था आपने। अदनान साहब ने बामुश्किल करीब आकर उसे थप्पड़ मारने की कोशिश की, मगर फारिस ने उनका हाथ पकड़कर झटका दिया और वहां से चला गया। मगर वो दर्द की शिद्दत से तड़पे। बेटे को कॉल करने की कोशिश की, मगर कामरान फोन ही नहीं उठा सका। मजबूरन वर्षा को वॉइस मैसेज किया, मगर वो भी जवाब नहीं दे पाई। अगले दिन जब वो नहीं रहे तो वर्षा को लगा कि आज वो वाकई अकेली होगी। एक वो ही थे जो उसकी बेबसी को समझते थे। किसी को क्या पता कि उन्हें हार्ट अटैक की आने की वजह फारिस की बदतमीजी थी। वर्षा ये बात जानती थी, मगर वो बताकर क्या ही कर सकती थी, क्योंकि उसे पता था उल्टा उसके किरदार को दागदार किया जाएगा। उसे ये भी लगता था कि शायद वो फारिस को गलत समझ रही थी। उसमें उसका क्या कसूर? अदनान मामू के मैसेज में ये तो वाजह नहीं था कि उनकी तबीयत फारिस की वजह से बिगड़ी थी। वर्षा बेटा, जल्दी आओ, मेरी तबीयत नहीं संभल रही। फारिस की परवाह मत करो। वर्षा बार बार उनका मैसेज सुनकर खुद को उनका कसूरवार समझने लगी, मगर ये सब बताकर वो खुद को मजीद रुस्वा नहीं करना चाहती थी। हर बार की तरह इस बार भी खामोश हो गई थी। और कामरान अचानक उनके घर आया तो इत्तेफाक से अकेली थी। मदीहा बेगम पड़ोस में किसी के घर आयादत करने गई थी, जबकि फारिस अभी घर नहीं लौटा था। वर्षा, ये क्या कर रही हो तुम? किन ख्यालों में गुम हो? वर्षा पौधों को पानी दे रही थी, मगर वो किसी ख्याल में गुम मुस्तकिल पानी बहाते हुए एक ही जगह पानी जमा कर चुकी थी, जब कामरान ने आकर उसके हाथ से पानी का पाइप छीना था। अरे आप क्यों आए? वो बौखला कर बोली। उसके पाइचे टखनों तक गीले हो चुके थे। तुम्हें कुछ होश है? उसकी हालत देखकर अंदर ही अंदर तड़प गया। वर्षा का हमा वक्त मुस्कुराता चेहरा कमला गया था। वो अब बड़ा इनाम बात करती थी और मुस्कुराना तो भूल ही गई थी। इस फूल सी नाजुक की सी लड़की को वक्त की जालिम ने क्या से क्या बना दिया था। कामरान ने दिल ही दिल में सोचा। वर्षा को देखकर वो बेचैन हुआ था। क्या हुआ?
आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? वर्षा ने नजर चुराते हुए पूछा। वो ये जानना चाहती थी कि कहीं फारिस उसके ताल्लुकात का कामरान को पता तो नहीं चल गया। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चलो अंदर चलो। कामरान ने उसे एक ही जगह परेशान खड़े देखकर कहा, दूर रहे मुझसे आप यहाँ क्यों आए हैं? घर पर ममानी और फारिस नहीं है, तो चले जाइए यहाँ से। कामरान उसकी पेशानी पर हाथ रखकर टेम्परेचर चेक करने की कोशिश कर रहा था। वो बेसाख्ता पीछे हो गई और खुद ही अंदर जाते हुए रूड लहजे में उसे साफ साफ लफ्जों में जाने का कह रही थी, जबकि वो हैरान होकर उसके पीछे आया। यहाँ चल क्या रहा है? इससे पहले कि कामरान कुछ कहता, फारिस ने आकर दोनों को एक साथ देखकर पूछा था। वर्षा ने उसकी आवाज सुनकर एकदम पीछे हटी। देखो यार, इसकी तबीयत खराब हो रही है फिर भी धूप में खड़ी या पौधों को पानी दे रही थी। कामरान फारिस को देखते हुए बोला, हाँ ठीक है तुम जाओ, शायद तुम्हें निदा बुला रही थी। फारिस ने अपने गुस्से पर काबू पाकर उसे रुखसत किया ताकि सारा गुस्सा वर्षा पर निकाल सके। उसे डर था कि अगर कामरान को कुछ कहा तो वो निदा को छोड़ देगा, इसलिए उसे कुछ नहीं कहा था। सारी भड़ास वो हमेशा वर्षा पर ही निकालता था। कामरान के जाते ही वो वर्षा पर चढ़ दौड़ा। अपने शौहर की होते गैर मर्द से चक्कर चलाते तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसी बेहया औरत हो तुम? अपनी ही नंद के शौहर को अपने जाल में फंसा रखा है तुमने। फारिस ने गुस्से से वर्षा के बाल पकड़ रखा तो उसके इल्जाम पर वर्षा की सांसें रुक गई। वो तो पहले ही कामरान के यहाँ आने पर खौफजदा थी, लेकिन फारिस के मुंह से इतना बड़ा और इतना घटिया इल्जाम सुनकर वो धक से रह गई। नहीं फारिस, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आप झूठ बोल रहे हैं। वो तड़प कर अपनी सफाई देते हुए बोली, मैं झूठा? घटिया औरत, कितनी ही बार मैंने तुम्हें उसके साथ रंगे हाथों देखा, पकड़ा है, और तुम कहती हो कि मैं झूठा हूं? तुम सारे जमाने की सच्ची और पाक साफ औरत हो। आज मैं तुम्हें तलाक देकर हमेशा के लिए तुम जैसी बदकिरदार औरत से अपनी जान छुड़वा लूंगा। नहीं फारिस, ऐसा मत करें, मैं बेकसूर हूँ। वो चिल्लाती रही लेकिन फारिस ने उसकी एक ना सुनी। अब मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दूंगा। ये कहते फारिस ने उसे घर से बाहर धक्का दिया था। ये मौसम की तब्दीली थी या फिर खुदा की कुदरत, जो फारिस की इस बेरहमी पर गर्ज के जरिए, चमक के जरिए अपने जलाल की झलक दिखा रहा था। तेज बारिश और बिजली की चमक ने माहौल में मजीद उदासी बढ़ दी। ममाली जान, फारिस, खुदा के लिए दरवाजा खोली। उस वक्त ऐसी हालत में वो कहाँ जाऊंगी मैं? वो घर के बाहर तनहा खड़ी दरवाजे पर दस्तक देते मदीहा बेगम और फारिस को आवाजें दे रही थी। उसके पाँव बारिश की बहते पानी में ठंडे पड़ गए थे। जब तक थक नहीं गई, उन्हें पुकारती रही, मगर किसी ने उसके लिए दरवाजा नहीं खोला। मगर खुदा तो जानता था ना कि रोने वाले को जुल्म और ज्यादतियों का निशाना किसने बनाया था, उसका दिल किसने दुखाया था। उसके हाथ में कुछ नहीं था, ना मोबाइल फोन, ना पर्स। उसे तलाक देकर घर से निकालकर उसे पैरों तले से जमीन उसकी खींच ली थी। उसकी आंखें मसलसल बरस रही थी। जब उसने एक निगाह आसमान की तरफ उठाई तो किसी ने आकर उसके सर पर छतरी से आसरा दिया और दूसरों कंधों से गर्म चादर फैलाई। उसने नजर उठाकर देखा, वो कामरान था, जो गली से गुजरते उसे देखकर बेसाख्ता उसकी तरफ आया था। वर्षा ने नीम बेहोशी के आलम में से देखा, मगर वो कुछ भी कहने से कासिर थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इस तरह की घटिया हरकत करते। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुमने क्या किया है? कामरान ने बेहद गुस्से और अफसोस से कहा, शर्म तो इसे आनी चाहिए जो मेरे होते हुए तेरे साथ चक्कर चलाती है। मैं अगर तुम्हें कुछ नहीं कहता तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम दूध के दूल्हे हो। बस सिर्फ अपनी बहन की वजह से चुप हो। फारिस ने इंतहाई बदले हासी से कहा, तुम चुप हो? इसे चुप होना कहते हैं? और तुम इस पर इल्जाम लगा रहे हो जिसे ये तक पता नहीं कि तुमने मेरी जिद में इससे शादी की थी। कामरान ने इंतहाई बदले हासी से कहा। तो फारिस चिढ़ गया, तुम क्यों उसकी वकालत करने आए हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम मेरी बहन के शौहर हो, शादीशुदा हो तुम? फारिस ने उसकी बात काटते उसे ऐसी ऐसा याद दिलाया जैसे वो वाकई किसी दूसरी औरत के साथ इन्वॉल्व हो। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं शादीशुदा हूं। शादी करना तुम्हारे लिए खेल होगा। मैंने तो अपना रिश्ता पूरी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाया है। लेकिन शादी करने का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि किसी भी औरत की जिंदगी बर्बाद की जाए, जैसे तुमने की है। कामरान ने इंतहाई दुख से कहा, चुप हो जाओ दोनों। क्यों लड़ रहे हो भी इस बदबख्त के लिए जिसने हमारी जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी है?
मदीहा बेगम ने दोनों के दरमियान तकरीबन चीखते हुए कहा। वो परेशान हो गई थी कि कामरान निदा को ही ना छोड़ दे, इसलिए बज़ाहिर बेटे पर गुस्सा करने लगी। बेटा, मैं समझाती हूँ इसे, तुम जाओ फिलहाल, इसे नईमा के पास छोड़ो। तो आपको क्या लगता है कि वो मेरे साथ रहेगी? मैं इसे घर ले गया था। वो सुबह होते ही मुझे इत्तला दिए बिना कहीं चली गई थी। मैंने किसी बहाने से फूफो को फोन किया था कि वो सुनकर परेशान ना हो, लेकिन उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनकी बेटी को आधी रात में धक्के देकर निकाल दिया गया। उन्हें वर्षा ने सिर्फ इतना बताया कि फारिस ने उसे तलाक दे दी है। कामरान ने तेज आवाज में बात की। देख लो, ऐसी औरत से और बईद भी क्या की जा सकती है, कहीं चली गई और पता ही नहीं चला। पता नहीं कितने मर्दों। फारिस ने वर्षा पर इल्जाम तराशी की। बकवास बंद करो अपनी। कामरान ने उसे बात पूरी करने से पहले ही मुंह पर जोरदार गुस्सा मारा, जिससे फारिस भी भड़क उठा। चुप क्यों नहीं हो जाते तुम? इतनी जुबान क्यों चला रहे हो? इससे पहले कि कामरान उसे मजीद पीटे, मदीहा बेगम ने अपने बेटे को ही गुस्से से डांटा था। कामरान को बहला फुसलाकर घर भेज दिया। उसके जाते ही फारिस को समझाया, तब जाकर वो कुछ खामोश हुआ था। आप लोगों को मेरे शौहर से उलझने की क्या जरूरत थी? मैं खुद ही हैंडल कर लेती सारा मामला। निदा ने मां पर गुस्सा किया, तो वो भी जवाबन तेज में बोली, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने फारिस को नहीं रोका होगा? लेकिन ये भी तो सोचो कि वो तुम्हारी फिक्र में हलकान हो रहा था। मदीहा बेगम ने बेटी को ठंडा करने की कोशिश की। मुझे अपने शौहर पर यकीन है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। लेकिन मैं कह देती हूँ, अगर मेरा घर खराब हुआ तो मैं आप दोनों को माफ नहीं करूंगी। निदा ने दो टोक अंदाज में बदलिहासी से कहा। तो मदीहा बेगम को उसका लहजा सख्त बुरा लगा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? वो बदबख्त तुम्हारे शौहर के साथ चक्कर चला रही थी, इसीलिए फारिस ने उसे निकाल बाहर किया, और बजाय उसके कि भाई के गम में शरीक हो, उल्टा गुस्सा कर रही हो। मदीहा ने भी अफसोस से बेटी को कहा, लेकिन निदा फिर भी माँ और भाई को ही इल्जाम देती रही। निदा ने अपनी माँ का कोई लिहाज नहीं किया। उन्होंने किसी दूसरी बेटी को रिस्वा किया था। यहाँ अपनी बेटी उनकी इज्जत नहीं कर रही थी। वो गुस्से से बुड़बुड़ाती घर चली आई, मगर सीढ़ियां चढ़ते आखिरी जीने पर उसका पांव फिसला और वो खुद को संभाल न सकी। ऊपर से नीचे तक जब पूरी सीढ़ियों से वो फिसलती हुई जमीन पर गिरे, तो उसकी हालत बुरी थी। निदा उठने के लायक नहीं रही। वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हुई। कामरान जब घर पहुंचा तो उसे जख्मी हालत में लेकर अस्पताल ले गया, मगर वहां जाकर उसे पता चला कि निदा अब कभी भी अपने पैरों पर चल नहीं पाएगी। उसके साथ बदतरीन इंकशाफ हुआ था कि अब वो कभी माँ भी नहीं बन सकती थी। कामरान ने चची को बुलाया ताकि वो उसके साथ अस्पताल में रह सके, क्योंकि उसे किसी क्रिमिनल को पकड़ने का ऑर्डर मिला था, जो कि पाकिस्तान में रहकर बारून मुल्क में स्मगलिंग का धंधा करता था। मदीहा बेगम कुछ दिनों के लिए निदा को घर ले आई थी और खुद उसके साथ रहकर बेटी की खातिरदारी करनी पड़ रही थी। अपनी उम्र से पहले ही वो शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी की वजह से बूढ़ी हो चुकी थी। जब तक वर्षा थी वो हिलकर पानी भी नहीं पीती थी, मगर अब बच्चों की खदमात खुद ही तो करनी पड़ रही थी। निदा को बहुत दिनों बाद पता चला कि वो अपने पैरों पर अब कभी नहीं चल पाएगी। अभी उसे बात का इल्म भी नहीं था कि वो मां नहीं बन सकती थी। मदीहा बेगम ने इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बेटी को ये सच बता पाती। लेकिन एक दिन निदा ने अपनी रिपोर्ट्स देख ली और ये इससे खौफनाक सच पता चला कि अब वो कभी मां नहीं बन सकती। वो ये सच जानकर बहुत दिल बर्दाश्त हो गई। कामना ने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर उस क्राइम सीन पर रेड की थी, जहां कई लोगों को मुंशियात पैक करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, और उसने सभी क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया था। मगर फारिस को वहां देखकर बहुत बड़ा उसे शौक लगा था। उसे अंदाजा नहीं था कि वो इस तरह के कामों में भी मुलविस होगा। कामरान ने उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। यहाँ तक कि मदीहा बेगम भी खबर सुनकर सदमे में पड़ गई थी। अब तो निदा भी ट्रॉमा की हालत में थी, किसी अबनॉर्मल जैसी बातें करती थी। कामरान ने उसकी हालत देखकर उन्हें कुछ दिनों के लिए निदा को अपने साथ ले जाने का कहा था। मदीहा बेगम मजबूरन बेटी को साथ ले गई। फिर कामरान भी सख्त ड्यूटी के बायस उसे वक्त नहीं दे पाता था, मगर बेटी की हालत देख देख कर वो वर्षा को बद्दुआएं देती और उसे दिन रात कोसती थी, क्योंकि उसे लगता था कि ये सब और वर्षा की वजह से हुआ है। ना कि कामरान वर्षा की साइड लेता, ना फारिस से उसकी तलब कलामी होती, और ना उस दिन निदा अपनी माँ से लड़कर गुस्से में गिर जाती और यह हादसा होता।
मैं नहीं जानता कि तुम्हारी रूह किस हद तक ज़ख्मी है, लेकिन अपने दर्दो तकलीफ़ को कम करने के लिए ही मैंने तुमसे शादी का प्रपोज़ल दिया था। कोई ज़बरदस्ती नहीं। लेकिन वर्षा, फूफो के बारे में भी तो सोचो। वो तुम्हें इस तरह दुखी देखकर खुद को कसूरवार समझती है। वो माँ है, भला अपनी औलाद को गमगीन देखकर कहाँ तक हौसला जुटा पाएंगी? कब तक लोगों के तानों नश्तरों के जवाब देंगी? तुम्हें उनकी तकलीफ को समझना चाहिए। कामना ने फूफो के साथ मिलकर वर्षा से शादी करने का फैसला किया था, मगर वर्षा इस बात से राजी नहीं थी, इसलिए वो खुद उससे बात करने आ गया था। आप मेरी मजबूरी का फायदा लेना चाहते हैं या फिर मुझ पर तरस खा रहे हैं? कुछ भी हो, लेकिन मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं रही। शादी के रिश्ते से मेरा एतबार उठ चुका है। वर्षा ने टूटे हुए लहजे में कहा। वो उसकी किसी बात से खफा नहीं हुआ। वो जानता था कि वर्षा किस तकलीफ से गुजरी है। इसलिए कामरान ने जब तक उसे मना नहीं लिया था, तब तक उसके घर के चक्कर काटता रहा। ये इत्तेफाक था, जब रात देर से नईमा बेगम की बहन की तबीयत खराब हुई तो उन्हें अचानक अस्पताल ले जाना पड़ा। वर्षा का घर में अकेली थी। मज़ाहिर वो हिम्मत वाली थी, लेकिन आधी रात हो चुकी थी। घर के आसपास दूर दूर तक कोई आवाज नहीं थी। चारों सुनसान जजीरों की जैसी खामोशी का राज था। जब उसके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई, वर्षा तेजी से आई। अम्मी और खाला आई होगी। वो दरवाजे के करीब आई। उसने चंद मर्दों की आवाज सुनी। तुम्हें पक्का यकीन है कि वो आज घर पर अकेली है? एक मर्दाना आवाज उभरी। हाँ, है तो बड़ी खूबसूरत, अपने मतलब की है। दूसरे ने कमीनगी से कहा, घर पर है तो दरवाजे पर क्यों नहीं आ रही? वो मुस्तकिल दरवाजा पीट कर बोले तो हर्षा खौफजदा हो गई। वो जल्दी से कमरे में घुसकर दरवाजा लॉक किया। फिर कॉमरान को कॉल की और अंदर बैठकर उसने अपने रब के हुजूर इज्जत और मान बचाने रखने की मुस्तकिल दुआएं मांगी। कामरान ने दरवाजे पर आकर सबको खूब बातें सुनाई और उसने थानेदार को बुलाकर उन सबको लॉकअप में बंद कर दिया था। कामरान की दस्तक पर भी वर्षा खौफजदा हो गई थी कि आखिरकार उसने कॉल करके दरवाजा खोलने का कहा। तब जाकर वो डरते हुए बाहर आई। वर्षा, मैं हूँ कामरान, दरवाजा खोलो। उससे वर्षा की आहट सुनकर आवाज दी तो वर्षा ने एकदम दरवाजा खोला। उसे सामने देखकर वो बेइख्तियार रोने लगी। उसे एहसास हुआ कि इस मुआशरे में अकेली औरत का रहना कितना मुश्किल है, वो भी जब लोगों को ये मालूम हो कि वो अकेली औरत तलाक याफ्ता है। कुछ नहीं, सब ठीक है, तुम खुद को संभालो। कामरा ने उसे दोनों हाथों से पकड़कर उठाया और अंदर ले आया। उसे सिसकियां लेकर रो रही थी। कामरा ने पानी का गिलास भरकर उसे पानी पिलाया और कुछ देर तक उसे अपने पास बिठाकर उसकी पीठ को थपथपाता रहा। तब जाकर उसकी हालत बेहतर हुई। मैंने आपको परेशान कर दिया ना? वो भारी आवाज से बोली। ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद अपनी मर्जी और मंशा से यहाँ। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इस कदर डर जाओगी। जब इज्जतों के मुहाफिज लुटेरे हो तो इंसान सारे जमाने से डर जाता है। उसने दिल ही दिल में सोचा। कामरान उसे देखकर नादिम था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही लड़की थी जो हर बात पर, हर वक्त हंसती बोलती रहती थी। वर्षा ने अपनी बेबसी को मात देने के लिए आखिरकार कामरान से शादी कर ली, मगर उसे यही वहम था कि कामरान ने तर्स खाकर उसे सहारा दिया था। वर्षा और कामरान का निकाह बहुत सादगी से हुआ, जिसकी खबर ना तो निदा को थी और ना ही मदीहा बेगम को। वर्षा को तलाक देने के बाद जब नईमा बेगम ने अपनी भाभी मदीहा बेगम से बास पर्स करनी चाहिए तो उन्होंने गुस्से में कहा, तुम्हारी बेटी बदकिरदार है, मेरे दामाद पर डोरी डालती है, मेरी बेटी का घर बर्बाद करना चाहती है। हम उसकी बदकिरदारी कब तक सहते रहे? मेरा बेटा कितना बर्दाश्त कर सकता था? एक दिन तंग आकर उसने तलाक देकर तुम्हारी बदकिरदार बेटी से अपनी जान छुड़ा ली। नईमा बेगम बेटी के बारे में ऐसे अल्फाज सुनकर मदीहा बेगम पर इंतहाई गुस्सा ही। उन्होंने मदीहा बेगम से अपने सारे ताल्लुकात हमेशा के लिए तोड़ लिए। इसीलिए उन्होंने मदीहा बेगम को निकाह पर भी नहीं बुलाया था। दो तीन करीबी लोगों की मौजूदगी में उन दोनों का निकाह हुआ और कामरान सादगी से वर्षा को रुखसत करवा कर अपने घर ले आया। वर्षा अंदर से अभी तक बहुत डरी सहमी हुई थी। उसने फारिस का वो घिनौना रूप देखा था। क्या वो कामरान से डर रही थी कि उसने हमदर्दी में मुझसे निकाह तो कर लिया है? ना जाने ये किस सोच का मालिक हो सकता है ये भी मुझे फारिस के हवाले से ताना दे। इसलिए वो डरी सहमी सी कामरान के फासले पर ही रहती थी। कामरान भी उसे इस रिश्ते को कबूल करने के लिए वक्त दे रहा था। उसके लिए यही बात था कि वर्षा उसके निकाह में है और वो जानता था कि कुछ वक्त के बाद वो उसके साथ नॉर्मल भी हो जाएगी। इसलिए उसने भी वर्षा पर जोर नहीं दिया था।
और शादी के बाद भी वो दोनों एक दूसरे से दूर थे। खुदा मुझे माफ कर दो, नहीं तुम्हारी बर्बादी की जिम्मेदार हूँ। मदीहा बेगम निदा के घर उसके कुछ कपड़े और सामान लेने गई थी। जब वो अंदर दाखिल हुई तो सामने ही कामरान वर्षा से कह रहा था, क्या तुम हर वक्त किचन में घुसी खाना बनाती रहती हो? मैं तुम्हारे लिए मुलाजमा रख दूंगा। तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस खुद का ख्याल रखा करो। मदीहा बेगम ने इतनी दूर से भी कामरान के लहजे की मोहब्बत और चाहत महसूस कर ली। कामरान, ये मेरी बेटी के घर में क्या कर रही है? वो गुस्से से आगे बढ़ते हुए बोली, अब से ये आपकी बेटी का घर नहीं है, वर्षा का घर है, क्योंकि ये मेरी बीवी है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी के होते हुए दूसरी शादी करने की? दूसरी शादी मेरा हक है और मैं अपना हक इस्तेमाल करते हुए वर्षा से शादी कर चुका हूँ। वर्षा कामरान के पीछे से डरते हुए मदीहा बेगम को देख रही थी, जो वर्षा को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। चाची, आप मेरी बीवी को इतने गुस्से से मत देखें। किसी ने इसे कुछ कहा या इसके साथ बदतमीजी की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कामरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा तो मदीहा बेगम खामोश हो गई। लेकिन कामरान ने अगली बात कहकर उनके सर पर जैसे बम फोड़ दिया था। कामरान ने साफ कह दिया कि निदा को अब वो खुद संभाले, उसके सारे खर्चे मैं अदा करूंगा, लेकिन मैं आपकी बेटी को नहीं संभाल सकता। कामरान के इतनी संगदिली से कहने पर पहली बार मदीहा बेगम को एहसास हुआ कि ये सब उनके कर्मों का फल है जो उनकी बेटी के आगे आ रहा है। ये कुदरत का इंसाफ था। खुदा ने वर्षा के सब्र और बेगुनाही पर उसे कामरान की सूरत में एक अच्छा इनाम से नवाजा था। वो शिकस्ता कदमों से वापस आ गई और तभी वो घर आकर रोए जा रही थी। अपने किए पर उन्हें पहली बार पछतावा हुआ था। निदा के बार बार पूछने पर वो बेबस होगी और बेटी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं ही फारिस को वर्षा के खिलाफ भड़काती थी। फारिस उसे बुरी तरह मारता था। मैंने कभी वर्षा को नहीं बचाया, कभी उसकी साइड नहीं ली, कभी फारिस का हाथ नहीं रुका। और देखो, कुदरत ने मुझे मेरी औलाद की सूरत में कितनी सख्त सजा दी है। बेटा जेल में पड़ा है, बेटी माजूर होकर अपना घर उजाड़ कर मेरे दर पर आ पड़ी है। ये सब मेरे गुनाहों की सजा है, मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी वजह से हुआ है। वो बुरी तरह से रोते हुए निदा से माफी मांगने लगी, मगर निदा की जुबान कुछ भी कहने के बजाय चुप हो गई थी, बिल्कुल उसकी माजूर टांगों की तरह। मदीहा बेगम अपनी गलतियों पर नादिम थी। आज उन्हें एहसास हुआ कि उनकी तरबियत में कमी ही औलाद की बर्बादी की वजह से बन गई थी। और मकाफात अमल तो हर बुराई का इंजाम होता है। आप रोज ही मेरे लिए फूल लाते हैं, मुझे शाम में वॉक पर या लॉन्ग ड्राइव पर ले जाते हैं, घर पर खाना बनाऊं तो खुद भी साथ मदद करते हैं। इस कदर हमदर्दी क्यों है आपको मुझसे? मुझे तो ये सोचकर ही शर्मिंदगी होती है कि मैंने नीदा के घर और शोहर पर कब्जा कर लिया है। वर्षा ने उसके लाए फूल वाज में सजाते तबसरा किया, तोड़ कर करीब आ गया और एक गुलाब का फूल लेकर उसके बालों में सजा दिया। तुम गलत समझियो, मैं हमेशा से तुम्हें पसंद करता था। ये बात मैंने फारिस को बताई थी, निदा भी जानती थी, मगर उन सब ने तुम्हें बताए बिना तुम्हारा रिश्ता करके मुझे निदा से शादी करने पर मजबूर किया। मैं भी बेबस हो गया था, क्योंकि तुम तो मेरी रही नहीं। तो मुझे तुम्हारी जिंदगी में घुसकर तुम्हारे किरदार को खराब करने से निदा से शादी करना ही बेहतर लगा। और मैं निदा की जिम्मेदारी आज भी नहीं भूला, लेकिन मेरे साथ रहकर वो दुखी ही होगी, क्योंकि फारिस ने जो हम दोनों के साथ किया था उसमें निदा और चाची का भी काफी हद तक कसूर था। पछतावों से अगर जिंदगी वैसी ही हो जाती तो हर इंसान गलती कर कर पछताने की ठान लेता और जिंदगी का सुख चैन फिर से लौट आता। कामरान ने वर्षा के हाथ पकड़कर पहली बार उसे सच से आशना किया तो हैरान नजरों से उसको देखने लगी। ऐसे मत देखो, सच कह रहा हूं, मुझे तुम पहली ही नजर में अच्छी लगी थी, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मेरी शादी तुमसे होने की बजाय निदा से हो गई। मैंने अपने और निदा के रिश्ते को बहुत ईमानदारी से निभाया, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में तुम एक अच्छी याद की सूरत में हमेशा मौजूद थी। और फिर फारिस ने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिया और निदा के साथ वो हादसा हो गया। इसलिए मैं बार बार तुमसे शादी की दरख्वास्त करता रहा, क्योंकि तुम आज भी मेरी मोहब्बत थी। बेशक तुम्हारी तलाक हो गई थी, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने तुमसे शादी की। तुम्हें मेरे रवैये या मेरी किसी बात से ऐसा लगा कि मैंने ये शादी सिर्फ हमदर्दी में की है?
कामरान ने अपनी तरफ संजीदगी से देखते वर्षा से पूछा, तो वर्षा को बहुत याद करने के बाद भी ऐसी कोई बात या लम्हा याद नहीं आया जिसका हवाला वो इस वक्त दे सकती? नहीं, आपने कभी ऐसी कोई बात नहीं की। वो सर झुकाकर मुजरिमों की तरह बोली, तो फिर मेरी मासूम और प्यारी सी बीवी, मुझसे भागना बंद करो। मुझे अपनी पहली वाली शोख चंचल वर्षा चाहिए, जिससे मुझे पहली ही नजर में मोहब्बत हुई थी। ये खामोश संजीदा वर्षा को मैं नहीं जानता। कुछ भी करो लेकिन मुझे मेरी पहले वाली वर्षा ला कर दो। कामरान ने उसकी थोड़ी ऊंची करके प्यार से कहा, तो उसका वर्षा मुस्कुराने लगी। कामरान ने आगे बढ़कर उसके माथे को चूमा और मोहब्बत से बोला, तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। और देखना, कुछ वक्त के बाद तुम भी मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाओगी। वो वर्षा को देखते वारफतगी से बोला, तो वर्षा ने शर्मा कर सर झुका लिया। कामरान ने आंखें भर के नरमी से उसे अपनी बाहों में लिया, तो वर्षा ने भी पुरसुकून होते उसके सीने पर सर रख दिया। उसके दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। उसे लगता था कि कामरान ने सिर्फ हमदर्दी में शादी की है, तो ये गलतफहमी भी आज दूर हो गई थी। वो खुद को बहुत पुरसुकून और हल्का पुल्का महसूस कर रही थी। उसे अब पता चला था कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। कुछ मर्द कामरान जैसे भी होते हैं, जो कुछ की किसी की रेजा रेजा जिंदगी को बिखेरने से पहले पूरी तरह समेट लेते हैं और उन्हें हमेशा के लिए एक मजबूत सहारा देते हैं। वर्षा उसकी इस मोहब्बत पर इजहार से काफी हद तक पुरसुकून हुई थी। वर्षा ने खुद को उसके हिसार में महफूज पाया था। दोनों एक दूसरे में खो गए। खुशियां उन दोनों के दरवाजे पर खड़ी उनकी मुंतजिर थी। बस उन दोनों के पास आने की देर थी। दोनों ने फासले मिटाकर खुशियों को खुश आमदीद कहा था।